वेलकम बैक क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 के कुछ एटॉमिक फिलोसफीज़ और एक जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया था। और कुल 3 फिलोसोफर्स थे, उनके महर्षि कणाद, पकुदा काव्याम एंड डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। उसके बाद हमने जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल का जो भी पॉस्टुलेट्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। उसकी एक लास्ट में हमने एक ड्रॉबैक पढ़ी थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से? जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज हम उसके आगे देखेंगे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। ओके, अब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, जे थॉमसन ने कहा कि एटम जो है वो एक स्फेयर है। स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला। स्फेयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। ओके, जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो किस तरीके से हैं? वो रैंडम है। ओके, और ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर की साइज जो है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब क्या है? वो जो स्फेयर है, एटम जिस साइज, एटम जो कि स्फेयर की शेप में है, उस स्फेयर की जो आप कह सकते हैं उसकी रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होगा। किस ऑर्डर का होगा? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहली चीज ये होगी कि थॉमसन ने ये कहा कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होता है? रैंडम होता है, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। और उसमें एक और चीज क्या थी कि स्फेयर की जो साइज है, वो एटम की जो साइज है वो किस ऑर्डर की होती है? 1 एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर की। और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ओके, दूसरी चीज, इस मॉडल को हमने क्या कहा? प्लम पुडिंग मॉडल से कंपेयर किया। किसको किया? प्लम पुडिंग मॉडल, इससे कंपेयर किया। ओके, प्लम पुडिंग मॉडल से किस तरीके से कंपेयर किया? थॉमसन ने ये जो एटम था उस एटम के स्ट्रक्चर को उन्होंने कंपेयर किया। किस चीज से? उन्होंने इसको कंपेयर किया क्रिसमस केक से। ओके, थॉमसन ने क्या किया? एटम को कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? क्रिसमस केक से। क्रिसमस केक में उन्होंने क्या कहा कि जो पुडिंग जो होती है, पुडिंग को तो उन्होंने कहा पॉजिटिव पार्ट, और उस क्रिसमस केक में जो प्लम लगे हुए होते हैं, जो रैंडमली उनका जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको उन्होंने क्या कहा कि ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर किया? क्रिसमस केक से कंपेयर किया। और उस क्रिसमस केक में क्या कहा कि पुडिंग जो है वो क्या है? पॉजिटिव पार्ट है, और प्लम जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। और हम जानते हैं कि क्रिसमस केक में जो भी प्लम्स डले हुए होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? रैंडमली होता है, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो उसी तरीके से इस चीज को सपोर्ट करने के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? रैंडम होता है। एक और पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। इसको इन्होंने वाटरमेलन मॉडल भी कहा। वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल क्या हुआ कि वाटरमेलन, जैसे हम तरबूज के अगर हम काट के 2 हिस्से करेंगे तो क्या होगा? उससे तरबूज के 2 हिस्से काटने, उसके अंदर कुछ रेड पार्ट होता है। तो वो जो रेड फ्लैशी पार्ट होता है, वो जो रेड फ्लैशी पार्ट है वो तो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? रैंडम होता है। और उन सीड्स को हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन्स। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, क्या हुआ इसका मतलब कि भाई एटम के स्ट्रक्चर को उन्होंने किससे कंपेयर किया? वाटरमेलन से कंपेयर किया। वाटरमेलन से किस तरीके से कि रेड फ्लैशी पार्ट, जो हम तरबूज को जब काटते हैं उसमें अंदर लाल कुछ हिस्सा निकलता है, वो जो रेड फ्लैशी पार्ट है वो किस तरीके से चार्ज है? उसको उन्होंने कंसिडर किया वो पॉजिटिव चार्ज है। और उसके अंदर जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सीड्स हैं उसको उन्होंने किस तरीके से कंपेयर किया? इलेक्ट्रॉन्स की तरीके से कंपेयर किया।
ठीक है, तो ये हो गया इसके दो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का ये दो तीन नाम हो गए। जैसे इसका खुद का नाम क्या हो गया भाई, पहला चीज़ तो इसका मेन रेफरेंस तो क्या है, जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और उसको किस तरीके से बोला सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, और तीसरा मॉडल क्या है कि इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं, ये हो गया उनका वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, और इसके बाद एक चौथा इंडियन पर्सपेक्टिव है, उसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे बूंदी के जो लड्डू होते हैं, येलो बूंदी के जो लड्डू होते हैं, उन बूंदी के लड्डुओं में जैसे कुछ बूंदी के लड्डुओं में कुछ लाल लाल बूंदियां भी और डली हुई होती हैं, तो उसको इस तरीके से कहा कि ये जो येलो बूंदी है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो ये रेड बूंदी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वो रेड बूंदी का भी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडमली होता है, हालांकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर इंफॉर्मेशन इसको अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में इसी चीज़ को, सारी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हम उसको बूंदी के लड्डू से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल तीन चीज़ें हो गई, हमने चार चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहली बात कि एटम जो है जे जे थॉमसन के हिसाब से एटम जो है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेयर में वो उसकी स्फेयर की साइज़ क्या होती है, 10⁻⁻10 ऑर्डर की उसका स्फेयर का साइज़ होता है। और उसके बाद क्या होता है, वो जो स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। उसको थॉमसन ने क्या कहा, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। और उस प्लम पुडिंग मॉडल में क्या है कि उसको जो एटम के स्ट्रक्चर है उसको किससे कंपेयर किया, क्रिसमस केक से कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया, क्रिसमस केक से कंपेयर किया। ठीक है, और उसके बाद अगली चीज क्या है कि क्रिसमस केक में जो पुडिंग है वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और प्लम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में जो रेड फ्लैशी पार्ट होता है उसको तो हमने कहा क्या, पॉजिटिव, उसको हमने क्या कहा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और वो जो रैंडमली सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स कह दिया। ओके, उसके बाद हमने इसको इंडियन पर्सपेक्टिव में भी समझने की कोशिश करी थी। उस इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या था कि बूंदी के लड्डू से हमने उसको कंपेयर किया, जिसमें येलो बूंदी क्या है, पॉजिटिव है, और लाल बूंदी जो रेड बूंदी है वो क्या है, वो उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद हम चौथी चीज़ पढ़ते हैं। थॉमसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना का उतना ही उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। किस तरीके से समझते हैं कि भाई जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो कोई टोटल ओवरऑल कितना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, जीरो, और जीरो को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले किसने बताया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। किसने बताया, ये जे जे थॉमसन ने बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी जो कि इसकी थी थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। अब इसका भी एक ड्रॉबैक था। इसका ड्रॉबैक क्या था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ड्रॉबैक या लिमिटेशन कुछ भी कह लीजिए आप उसको। तो ड्रॉबैक क्या था कि ये एक्सप्लेन नहीं है, कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रही बात, रदरफोर्ड क्या नहीं कर सका, ये जे जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या नहीं कर सका, वो मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कुछ चीज़ें हमने ये 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, फिर भी चलो हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो ये तो था हमारा जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट, इसमें मेन बात ये पूछी जाती है कि ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है बताइए, या ये पूछा जाता है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनता है इसमें। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसको देखते हैं जरा।
इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ नई टर्मिनोलॉजी आने वाली है इसमें काम में। पहली चीज़ तो है अल्फा पार्टिकल, वो क्या होता है, और दूसरी चीज़ है इसमें एक नैनोमीटर। इन दोनों चीज़ों को पहले समझते हैं हम। नैनो क्या है? नैनो एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स ये साइंस में बहुत सारी जगह काम में आते हैं। जैसे कुछ प्रीफिक्स मैं यहाँ बता देता हूँ, नोट्स में यहाँ साइड में अवेलेबल नहीं है, ये प्रीफिक्स आप यहीं से आपको नोट करने पड़ेंगे। जैसे 10⁻³ इसको बोलते हैं हम मिली, और 10⁻³ को क्या बोलते हैं हम? किलो। ओके, 10⁻⁻6 इसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, और 10⁻6 को हम बोलते हैं मेगा, ठीक है। 10⁻⁹ दिस इज नैनो, एंड 10⁻⁹ गीगा। ओके, 10⁻12 पिको, एंड 10⁻15 फर्मी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 10⁻12 टेरा एंड 10⁻15 पेटा, इस तरीके से होता है। और इससे पहले भी हमने एक थोड़ा सा वो पढ़ा था, उसमें वो क्या था, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या था, 10⁻10 मीटर। ये केवल मीटर के लिए ही है, ये जनरलाइज्ड है। एंगस्ट्रॉम केवल ये लेंथ का ही एक मेजरमेंट है, ठीक है। उसके 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻10 मीटर। बाकी ये सारे क्या है, ये सेपरेट है, ये सबके साथ काम में लिए जा सकते हैं। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। यहाँ नैनो एक टर्म है, तो उसको भी हम समझने के काम में आएगा। तो ये कुछ तरीके के प्रीफिक्स हैं। जैसे कि हम बात करें, हमने लिखा 1 किलोग्राम, 1 kg, ठीक है। के का मतलब किलो, तो किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो ये क्या हुआ 10⁻3 ग्राम, तो ये क्या हो गया 1000, 10⁻3 का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने हो गए 1000 ग्राम। तो इसी तरीके से जहाँ कहीं किलो के लिखा हुआ कैपिटल के, उसके कैपिटल के का मतलब क्या होगा किलो, और उसका मतलब क्या होगा, सॉरी कैपिटल के मतलब अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो किलो का मतलब क्या होगा 10⁻3, और 10⁻6 का लिखा होगा। जैसे आपने आप जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपने सुना होगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, मतलब ऐसे केबी, ठीक है, एमबी, जीबी, इस तरीके से सुना ना। तो इस के का मतलब क्या है किलोबाइट, एम का मतलब क्या है मेगाबाइट, जी का मतलब क्या है गीगाबाइट। ओके, आपने सुना होगा 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क, तो उस जी का मतलब क्या होता है टेरा, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरेज के हैं, उस स्टोरेज के लिए हैं। और इसी तरीके से आपने सुना होगा जैसे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1, जैसे हमने कहा 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर, मिली का मतलब क्या हुआ 10⁻³ मीटर, ओके। और 10⁻³ इसको नीचे से लिखते हैं हम 1/1000 मीटर। समझ में आई बात? ओके, तो मीटर 1000 मीटर, सॉरी इसको हम किस तरीके से कहेंगे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 में क्या हो गया 1000 मीटर में 1 मिलीमीटर होता है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। या इसको एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं। जैसे 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक, 100 तो हो गया, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 10, तो ये क्या हो गया 100 × 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए 1000 मिलीमीटर। अच्छा, इसको वापस दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो 1000 × मिली का मतलब क्या होगा 10⁻³ और ये क्या हो गया मीटर, और ये क्या 10⁻³ और 10⁻, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। और किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो गया 10⁻0 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर। तो ये क्या हो, ये कुछ पावर कन्वर्जन हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं, कुछ इस चैप्टर में, कुछ बाकी फिजिक्स के चैप्टर्स में।
तो वहाँ के लिए समझ लेते हैं कि नैनो, एक यहाँ पे टर्म काम आएगी हमारे यहाँ नैनोमीटर, उसके लिए है ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बच जाती है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम +2 आयंस। हीलियम +2 आयंस का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 आयंस, ठीक है। हीलियम +2 का मतलब क्या, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें 2। अच्छा, हीलियम +2 में, ये तो केवल हीलियम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल हीलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हीलियम +2 का मतलब क्या हुआ, +2 कैसे बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो बेसिकली 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स के पेयर को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। चूंकि ये हमारे लिए सबसे आसान ये होता है कि आप हीलियम में से ये अल्फा पार्टिकल प्राप्त ऑब्टेन करना सबसे आसान इसी तरीके से होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम +2 आयंस, ठीक है। ठीक है, बस हो गया, ये अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया। और दूसरी चीज, अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसे हाई क्यों होती है, क्योंकि ये समझा देता हूँ कि भाई हीलियम में क्या है, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटा सा एटम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो ये क्या होता है, हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाईली एनर्जाइज्ड होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 टर्म थी, एक तो नैनोमीटर और दूसरी थी अल्फा पार्टिकल। इन दोनों के मतलब हमने समझ लिया। अब आगे इस चीज़ में क्या है, वो उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंटल क्या था। सबसे पहली चीज़, रदरफोर्ड और उनकी टीम ने क्या करा कि एक गोल्ड फॉइल ली, जैसा कि एक्सपेरिमेंट के नाम में है गोल्ड फॉइल ली, और उस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी, ठीक है, इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो ली उन्होंने 100 नैनोमीटर, या इसको कह सकते हैं हम 10⁻⁻7 मीटर। कन्वर्ट करके देख लेंगे एक बार, 100 तो 100 है, n का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ है m, तो ये क्या हो गया 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁷ मीटर, जो कि अभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस क्या थी 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर। हमारे लिए अब इसको एक बार थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए देखते हैं एक बार, जैसे कि हमारे पास स्केल है, सबसे हमारे पास ठीक है, उस स्केल में 1 सेंटीमीटर कुछ इतना सा होता है, अब सबके पास है। तो एक बार इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, मीटर को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर से कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हुआ देखो 10⁻⁷ इंटू 100 सेंटीमीटर, मीटर की जगह लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब इसको समझते हैं 1/10⁵ सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ 1/0 कितने लगा दें 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ देखो, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो कि ये गोल्ड फॉइल जो थिकनेस थी ये कितनी कम थी। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि नीचे क्या लिखा हुआ देखो 1 लाख लिखा हुआ है, कि मतलब क्या हुआ इस बात का, उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी कि 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर आप अपनी स्केल में देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर जो है उस 1 सेंटीमीटर का 1 लाखवां हिस्सा करना है, इतना सा 1 सेंटीमीटर, और उसका भी 1 लाखवां हिस्सा, 1 लाख बराबर हिस्से करने, तो जो एक हिस्सा बचेगा वो 1 नैनोमीटर के बराबर होगा। उतनी कम थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल इन्होंने ली, किसने ली, रदरफोर्ड ने, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। समझ आती है बात। पहली चीज़ तो क्या ली उन्होंने, एक बहुत ही कम थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल ली, और उसकी गोल्ड फॉइल की थिकनेस क्या थी 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर। समझ में आती बात, जिसको अगर हम थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन के हिसाब से इसको देखना चाहिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से देखना चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर का 1 लाखवां हिस्सा कितना छोटा हो सकता है, उतनी पतली उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। अब उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल पर उन्होंने बम्बार्डिंग की। क्या किया उन्होंने, बम्बार्डिंग की। बम्बार्डिंग मतलब फेंकना, ठीक है, बम, जैसे बम गिराए जाते हैं ना, उसी तरीके से बम फेंके, ठीक है। बम क्या फेंके, बम में फेंके उन्होंने क्या, अल्फा पार्टिकल्स। अभी हमने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं,
हीलियम प्लस 2 आयंस, या फिर क्या कह सकते हैं हम बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। तो उन्होंने क्या करा, इस गोल्ड फॉइल पर क्या करा, बेसिकली उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या, वो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहा होगा कंप्लीट, उसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो समझ में आ गया आपके गोल्ड फॉइल क्या था। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। डायग्राम आपको साइड में नोट्स में मिल जाएगा, तो आप, मैं बस इसको थोड़ा सा एक सिंबॉलिक डायग्राम कोशिश करते हैं ज़रा, कि जैसे ये मान लीजिए हमारा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये हमारी गोल्ड फॉइल है, और इसके चारों तरफ हमने एक पर्दा लगा दिया। आप पूछेंगे भाई साहब ये पर्दा किस बात का लगाया आपने? ठीक है, ये तो क्या है, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये आपकी मान लो ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, और ये क्या लगा दिया आपने, अब देखो इसके चारों तरफ हमने लगा दिया पर्दा। ठीक है, अब पर्दा किस लिए लगा दिया, कि जैसे मान लो कि यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल आया, अब वो अल्फा पार्टिकल इस फॉइल से टकरा के वापस गया है, या इसको पार कर गया है, या कुछ किधर भी गया है, किसी भी डायरेक्शन में अगर वो कहीं गया है, तो वो डायरेक्शन हमको पता कैसे चलेगी कि किसी डायरेक्शन में गया है। तो उसके लिए क्या करा हमने, कि इसके चारों तरफ एक पर्दा लगाया, और उस पर्दे पर हमने कोटिंग करी। क्या करी, कोटिंग, जैसे पेंट करते ना वैसे पेंट किया हमने, किसका, ZnS का। किसका पेंट किया, ZnS। इसको क्या कहते हैं हम, जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो इस पूरे पर्दे पे हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी। ठीक बात, इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से क्या होगा, कि जैसे ही यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आएगा, और अब मान लो इससे टकरा के वापस जा रहा है, या इसको पार करके वापस जा रहा है, तो जाएगा तो कहीं तो टकराएगा, तो कहीं जब टकराएगा तो वहां पे क्या होगा, एक फ्लैश होगा, वहां पे एक फ्लैश जलेगा अचानक से। जैसे मान लो कि यहाँ से आया और ये यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, कहीं भी टकरा सकता है ये। ठीक है, तो जहां कहीं भी ये टकराएगा, तो जहां पे ये टकराएगा तो वहां पे क्या करेगा, फ्लैश प्रोड्यूस करेगा। तो उस फ्लैश को हम देख सकें आराम से, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ZnS जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि हम पर्दे पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करते हैं। तो जिंक सल्फाइड कोटिंग इसलिए करते हैं कि भाई जैसे ही अल्फा पार्टिकल आएगा, तो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद क्या होगा, वो उस पर्दे पे जाके टकराएगा। तो उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए कि भाई अल्फा पार्टिकल कहाँ टकराया, तो उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं चारों तरफ। तो ये हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी, तो जहाँ कहीं पे भी ये अल्फा पार्टिकल जाके लगेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा भाई स्पॉट कि जहाँ फ्लैश होगा मतलब वहाँ जाके क्या लगा है, अल्फा पार्टिकल लगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। तो ये इजी सा डायग्राम सेटअप है, समझ में आता है। ओके, चलिए अब इसके बारे में क्या हुआ कि जब ये पूरा सेटअप, ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब क्या हुआ कि जब हमने ये अल्फा पार्टिकल्स इस पे गिराए, तो इसका क्या क्या हमने, जो कहते हैं ना कि जब कोई प्रैक्टिकल लेते हैं तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं हम, उस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अगली चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे क्या, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ऑब्जर्वेशन में हमने ये पाया कि क्या हो रहा है कि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक, जितने अल्फा पार्टिकल्स हमने यहाँ पे निकाल इस पे गए, उसमें से क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हुए कि वो यहां से सीधे ही निकल गए। क्या हुआ कि वो इस गोल्ड फॉइल को पार करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे ही निकल गए, उनकी डायरेक्शन में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ कि हम ये अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने ये क्या करा, जब हमने ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स ऑन किया तो अल्फा पार्टिकल निकले, तो जब बहुत सारा फ्लैश यहाँ पे आया, तो उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। तो ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन हमारे क्या आई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वो अनडिफ्लेक्टेड ही यहाँ से निकल जाते हैं। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में बिल्कुल आगे चले गए, उनकी डायरेक्शन में कोई भी, मतलब इसको आर पार कर दिया, और कोई भी उनकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए,
अनडिफ्लेक्टेड हो निकल गए। अनडिफ्लेक्टेड मतलब जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में वो लोग आगे चले गए। उसके बाद अगली चीज क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आए कि जैसे, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ, चलिए उसके लिए अलग डायग्राम बना लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, जैसे ये मान लीजिए ये आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ तो क्या हुए कि सीधे ही निकल गए, तो ये सीधे निकल गए साहब। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आए जो कुछ एंगल पर डेविएट हो गए, उनके पाथ से वो क्या हो गए, कुछ डेविएट हो गए। इधर से क्या आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, और ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। समझ रहे हैं इस बात को? क्या हुआ कि मैक्सिमम तो क्या हुए कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे निकल गए, उनकी लाइन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ये आगे बात समझ में। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ अराउंड 20,000 में से 20,000 पार्टिकल्स में कोई एक पार्टिकल ऐसा था कि जो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में टकराकर वापस आ गया। क्या हुआ कि देखो क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वो गया था उसी डायरेक्शन में वो वापस बाहर आ गया। पहली चीज तो क्या कि अधिक मोस्ट ऑफ जो पार्टिकल्स थे वो तो बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और 20,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा कि क्या हुआ कि वो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वो वापस लौट आया। तो ये क्या हुआ, ये कुछ हमने ऑब्जर्वेशन ली। अब ये एक बात समझिए, कुछ कुल 20,000 पार्टिकल्स और उनमें से केवल किसी एक पार्टिकल का वापस लौट आना, तो अगर हम इसको मैं रदरफोर्ड के शब्दों में कहूँ तो ये इतना ही नामुमकिन या इतना ही अनएक्सपेक्टेड था कि जैसे कोई बड़ी सी तोप के सामने एक तोप का गोला एक पेपर से टकरा कर वापस आ गया। ये रदरफोर्ड के शब्दों में ऐसा कहा उन्होंने, कि बुक में मिल जाएगा आपको वैसे, ये तो वैसे कोई खास बात मतलब है नहीं इस बात का। तो आगे देखते हैं हम इसको। क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या था कि वो अल्फा पार्टिकल वो उससे टकराया और वापस उसी के पाथ में वापस लौटकर आ गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन हुए, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, ठीक है। और एक क्या हुआ, एक 180 डिग्री मतलब वापस रिपीट पलट कर वापस उसी डायरेक्शन में आ गया, तो कितना उसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 180 डिग्री उसका डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद आगे हम इसको देखते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि ऑब्जर्वेशन पढ़ लिए, तीन ऑब्जर्वेशन ये थे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और एक पार्टिकल सिर्फ एक 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, उस गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में आ गया और उसका डिफ्लेक्शन था 180 डिग्री। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों से, इन तीन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन क्या निकाला? इट इज़ नॉट द पोस्टुलेट्स ऑफ द these are not the postulates of gold foil experiment, these are just for the conclusions also only। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला? पहला ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जस्ट क्या हुआ, उन लोगों ने उन्होंने क्या करा, वो उसको बिल्कुल सीधा पास कर गए, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, आप कहीं भी कब जा सकते हैं, जब आपके सामने रास्ता खुला हो। रास्ता खुला होने का मतलब क्या, वो खाली हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्फेयर ये जो पूरा एटम होता है वो किस तरीके से था, ये जो स्फेयर है वो पूरा क्या है, खाली है। समझ आ रही बात? पूरा का पूरा स्फेयर उसमें क्या है कि जो भी जहाँ कहीं से भी अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बिना डिफ्लेक्शन के सीधा निकल गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पेस क्या है, वहाँ पे क्या है, खाली है। वहाँ ना तो प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, वो क्या है, होलो स्पेस है। तो उसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज़ उन्होंने क्या कही, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है उसका, खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, वो इसका ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल क्या चले गए, बिल्कुल सीधे चले गए, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे हम,
एम्प्टी स्पेस। ओके, दूसरी चीज क्या थी इसमें, दूसरी चीज क्या थी इसमें, जैसे कि कुछ जगहों पर क्या हुआ कि वो पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उसने ऐसा सोचा, क्या सोचा कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से चार्ज है, वो चार्ज है अल्फा पार्टिकल किस तरीके से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे किस तरीके के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और उस पर क्या हुआ कि वो अपने कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हमको पता है कि सेम पोल्स में तो क्या होता है, रिपल्शन होता है, और डिफरेंट पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसी तरीके से सेम चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो अपनी जगह पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, तो उन पर कहीं बीच में से क्या लगा, कुछ रिपल्शन फोर्स लगा, तभी वो अपने पाथ से विचलित डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम का जो पार्ट्स है जो है वो क्या है कि वो पॉजिटिव जो चार्ज है वो कहाँ पे होता है, बीच में कहीं सी एक जगह पर सेंटर्ड होता है। और उस सेंटर्ड जगह को हम क्या कहते हैं, उस सेंटर्ड जगह को कहते हैं हम न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियस। क्या हुई, इस बात को, पूरी बात को वापस समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल किस तरीके से चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हम जानते हैं क्या है कि सेम चार्जेस में, सेम पोलरिटी के चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो अगर ये पार्टिकल्स अपना पाथ चेंज कर रहे हैं तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, मतलब कुछ इनको अपोज करने वाला फोर्स लग रहा है। तो अपोज करने वाला फोर्स का मतलब क्या हुआ कि ये किससे रिपेल कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जो भी पार्टिकल, जो भी अल्फा पार्टिकल्स किसी रिपल्शन फोर्स की वजह से जहाँ से गए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो क्या होता है, किसी एक जगह पर क्या होता है, सेंटर्ड होता है। और उस सेंटर्ड जगह को उसने क्या नाम दिया, उसको न्यूक्लियस कहा। क्या नाम दिया उसको उसने, न्यूक्लियस कहा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या थी इसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है, तीसरी चीज ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज जो हमने कंसिडर किया, ये पॉजिटिव चार्ज की साइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। क्या होती है, इसकी पॉजिटिव चार्ज की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जिसको कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एटम है तो इसका पॉजिटिव चार्ज केवल इतने में कंसिडर्ड है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब एटम का साइज पढ़ा था जे थॉमसन मॉडल में, तो हमने कहा था ये स्फेयर की साइज, ये जो एटम है, इस एटम का ऑर्डर की रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, या कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो उसकी तुलना में क्या है, उसके कंपैरिजन में जब हम इस सेंटर्ड पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसकी साइज होती है 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। मतलब ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, या जहाँ पे जिसको हम कहते हैं ये सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है, उस पॉजिटिव चार्ज का क्या कहते हैं हम, उसकी रेडियस कह सकते हैं हम, वो रेडियस किस ऑर्डर की होगी, 10⁻15 ऑर्डर की होगी। और ये जो पूरा एटम है, इस पूरे एटम की साइज क्या है, 10⁻10। तो अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये लगभग 1,00,000 गुना है। न्यूक्लियस जो है वो लगभग 1,00,000 गुना छोटा होता है, किससे, एटम के साइज से। तो ये कुछ 3 कंक्लूजन्स थे। किसके कंक्लूजन्स थे, ये कंक्लूजन्स थे इसके रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन थे। पहला कंक्लूजन क्या था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे खाली जगह है। तो जब मोस्ट ऑफ अनडिफ्लेक्टेड निकल गए तो मोस्ट ऑफ स्पेस भी क्या है, होलो स्पेस है। दूसरी चीज़ क्या थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपना एंगल चेंज करते हैं, तो एंगल चेंज करने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे उन पर कोई रिपल्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स किससे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज से। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, रिपल्शन फोर्स फील करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम है, जो जितनी जगह में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम क्या है, ये बहुत कम है। किसके कंपेयर में कम है, ये जो एटम है, इस पूरे एटम के कंपेयर में ये जो पूरा चार्ज है वो क्या है, ये चार्ज का जो साइज है, जो रेडियस है वो क्या है, बहुत कम है। तो न्यूक्लियस की साइज है 10⁻15 ऑर्डर की, और ये जो एटम की रेडियस है ये है 10⁻10 मीटर
रेडियस, 10⁻⁻10 मीटर, इस ऑर्डर की ये क्या है, रेडियस है, किसकी, एटम की। तो ये तो हो गए इसके कंक्लूजन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगली चीज हमको जो पढ़नी है वो ये है कि इस कंक्लूजन से उसने क्या क्या पोस्टुलेट्स निकाले रदरफोर्ड मॉडल में, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, सब क्या बात है कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, किसी एटम में किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उस कॉन्सेंट्रेटेड जगह को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द एटम। क्या होता है सेंटर में, पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पे क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, वहीं पे होता है, कहाँ पे होता है, उस कंसंट्रेटेड को क्या कहते हैं, उसका उस एरिया को क्या कहते हैं हम, उसका एटम का सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेंटर, या उस सेंटर को क्या कह देंगे हम, सेंटर के बजाय इसका सही टर्म होगी न्यूक्लियस। क्या कहेंगे हम उसको, न्यूक्लियस। क्या हुआ कि वो जहाँ पर क्या होगा कि जितने ये क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड होगा, क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड होगा उस सेंटर को क्या कह देंगे हम, न्यूक्लियस। ये पोस्टुलेट का फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि उन्होंने कहा कि कुछ क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एटम इज होलो। होलो और क्या कह सकते हैं उसको, एम्प्टी स्पेस होता है। क्या होता है, होलो होता है या फिर एम्प्टी स्पेस होता है। कि भाई जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के सीधे ही निकल गए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो एटम है वो लगभग उसमें से क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, होलो स्फेयर होता है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो सर्कुलर पाथ में किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, मतलब वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। और वो जो ये सर्कुलर पाथ थे जिसमें ये घूमते रहते हैं, ये जो सर्कुलर पाथ्स थे, इन सर्कुलर पाथ्स को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट। क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, वो क्या है, खाली है। और दूसरी बात क्या कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। और इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट नाम दिया, ठीक है। तीसरी चीज क्या गई कि एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इससे पहले किसने कहा था, ये जे थॉमसन ने भी बताया था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, या उसको क्या कह सकते हैं हम, प्रोटॉन्स है, जिनको हम बाद में हमने क्या कहा, उस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहा। कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर उतना ही क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अगली चीज क्या है इसमें कि जो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो, मॉलिक्यूल के साइज के कंपेयर, मॉलिक्यूल क्या, न्यूक्लियस के साइज के बारे में अभी हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस की साइज किस ऑर्डर का था, 10⁻⁻15 मीटर, इस ऑर्डर का था। और एटम का साइज क्या था, 10⁻10 मीटर।
तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, वो बहुत छोटा होता है, किससे, एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। तो इसको हमने क्या कह दिया, ये हो गया इसका रदरफोर्ड के मॉडल का फोर्थ पोस्टुलेट। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं हम। पोस्टुलेट्स क्या क्या थे कि पहली चीज तो क्या है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, तो वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, किसी एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड होता है, और उस एक सेंट्रलाइज्ड जगह को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, और उसके बाद अगली बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो चूंकि क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम किस तरीके का है, एटम है होलो। एटम क्या है, होलो है या एम्प्टी स्पेस है। एटम में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। इस एम्प्टी स्पेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ्स में, और इन सर्कुलर पाथ्स को उसने क्या क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के अंदर है उतना का उतनी ही अमाउंट में, सेम अमाउंट में क्या होगा, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी अमाउंट में का टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो टोटल बैलेंस हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल न्यूट्रल हो जाएगा। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो एटम के साइज से बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है न्यूक्लियस, किसका, एटम का न्यूक्लियस उस एटम से लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है। ये कुछ 4 पोस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के। अच्छा, इससे पहले किसने सबसे पहले बताया कि भाई जो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इससे पहले किसने बताया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की बात को हम देखते हैं कि ये तो हो गया इस मॉडल को, जैसे जैसे हम इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में कैसे, जैसे सन होता है, सन है, सन के चारों तरफ क्या होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरीके से क्या होगा, जहाँ पे हम सन की जगह अगर हम एटम के न्यूक्लियस को रखें और जिन ऑर्बिट्स में जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसी तरीके से जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो किसकी तरह मूव कर रहे हैं, जैसे अर्थ जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि जिस तरीके से सन के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट्स क्या करते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और वो जिन पाथ्स में घूमते हैं उस पाथ को क्या कहते हैं, हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ये थर्ड पॉइंट था पोस्टुलेट्स का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लास्ट चीज जो इसके रदरफोर्ड के मॉडल की पढ़ते हैं वो ये है कि लिमिटेशन ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट्स की कमी क्या थी, इसमें भी जैसे सबसे पहले हमने डाल्टन के मॉडल की कमी पढ़ी थी। डाल्टन के मॉडल में कमी क्या थी कि वो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं बताता है। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद कौन सा मॉडल आया, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में हमने पढ़ा उसकी कमी क्या थी कि वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या कमी है भाई, उसको भी देख लेते हैं हम। तो ये एक तो पहली चीज़ ये नहीं बता पाया कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी की रीज़न नहीं बता पाया। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे समझिए, देखिए मेरी बात सुनिए। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी एनर्जी का लॉस होता है, हम दोबारा खाना खाते हैं, फिर हम चलने लगते हैं। अगर आप लगातार चलते ही जाएंगे बिना कोई एनर्जी लिए तो क्या होगा, अंततः आप थक जाएंगे और वहीं पे गिर ढेर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से क्या है कि जब क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कंटिन्यूसली घूमेगा, तो कंटिन्यूसली घूमेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी भी लॉस होगी। तो जब इसकी एनर्जी लॉस होगी तो क्या करेंगे, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसके न्यूक्लियस के पास होता जाएगा। और न्यूक्लियस के पास क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियस में तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, ये नाभिक के न्यूक्लियस के पास में आता जाएगा, और लास्ट में आकर क्या हो जाएगा, इतना पास आ जाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये रदरफोर्ड की थ्योरी जो है वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती है। क्या होगा, ये मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से है कि कोई भी ये जो चल रहे हैं, ये जो सारे जैसे कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी में कुछ लॉस होगा,
और इसकी एनर्जी में लॉस की वजह से क्या होगा कि इसकी एनर्जी में लॉस की वजह से ये होगा कि ये लगातार धीरे धीरे घूमता घूमता क्या होगा, ये नाभिक के पास न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। और न्यूक्लियस के पास आने का मतलब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही समा जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कैसे चाहे बताएंगे हम, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता घूमता जाएगा, ये एनर्जी इमिट करेगा और एनर्जी इमिट करते करते क्या हो जाएगा, लास्ट में आकर न्यूक्लियस में ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी चीज आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है किसी भी एटम में, तो वो उसको वो नहीं बता पाए थे। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे कि हम समझें कि भाई हमको जैसे बाद में हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जैसे किसी भी एटम का, तो उस तरीके से क्या है कि रदरफोर्ड किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनके वो कोई भी इलेक्ट्रॉन भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे फर्स्ट में कितने रहेंगे, सेकंड में कितने रहेंगे, फर्स्ट शेल में कितने रहेंगे, सेकंड शेल में कितने रहेंगे, इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये तो हो गए दो ड्रॉबैक्स हो गए किसके कि रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के। उसके बाद एक और क्या है कि ये एक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे हमने बाद में जैसे पढ़ा कि जैसे हम जब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में होते हैं आप क्या 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का तो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इस तरीके की कोई भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे। एक और चीज़ यहाँ पे नया शब्द काम में आया है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जब भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कुछ सर्कुलर पाथ्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, तो क्या हुआ जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एक ऑर्बिट से क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है कुछ एनर्जी या तो इमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करने से वहां पे हमको क्या दिखाई देता है, कुछ लाइंस दिखाई देती हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पाए थे। और क्या नहीं दे पाए थे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको नहीं बता पाए थे। तो 3 ड्रॉबैक्स है। पहले ड्रॉबैक क्या है कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। एटम की स्टेबिलिटी क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन जब लगातार चारों तरफ घूमता जाएगा तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा। और ये मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रॉन जब लगातार क्या होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ पाथ में घूमेगा तो उसकी एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी इमिट होगी तो वो धीरे धीरे क्या होगा नाभिक के पास आ जाएगा। तो ये क्या करता है इस ऐसे पाथ में, इसको क्या बोलते हैं हम, इसकी ये इस तरीके से मूव करता हुआ क्या जाएगा लास्ट में, इसको क्या कहेंगे हम, स्पैरिकल नहीं सॉरी इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा स्पायरिकल, सॉरी यस आई गॉट स्पायरिकल। मतलब स्पायरल पाथ में ये क्या करता हुआ मोशन करता हुआ क्या हो जाएगा लास्ट में आकर किसमें मिल जाएगा, ये न्यूक्लियस में आकर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये मैक्सवेल की थ्योरी के उसको प्रूफ नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन आके ना भी न्यूक्लियस में मिल जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरी चीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को नहीं बता पाया कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरी चीज़ कि ये एक तो ऑर्बिटल 21 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नहीं बता पाया। और एक और चीज़ क्या नहीं बताया पाया, वो एटम स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया। एटम स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं एनर्जी इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहाँ पे कुछ हमको लाइंस दिखाई देती हैं, वो उन लाइंस को क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे 3 मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन सा मॉडल, एक तो जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया थॉमसन मॉडल, और उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया ये क्या कहते हैं इसको रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो सबके ड्रॉबैक्स पढ़ लिए, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और
आराम से इसको लर्न कर लीजिए। कोई और प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से मुझे बताएं कमेंट करके, आप कर सकते हैं या मैसेज करके भी आप बता सकते हैं आपको अगर कोई परेशानी है तो। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नील्स बोहर मॉडल। ये एटॉमिक थ्योरी का लास्ट मॉडल होगा नील्स बोहर। उसके बाद हम जो चैप्टर का जो सेकंड स्टेप है, सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास। थैंक यू।